10th क्लास बेटा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी में 3rd स्टेप तक करा दिया था। अब बारी आती है 4th स्टेप की, और 4th स्टेप क्या है? रिफाइनिंग ऑफ मेटल। देखिए मेटल तो 3rd स्टेप में ही आ गई थी, फिर ये 4th स्टेप किस लिए है बेटा? मेटल की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। पीयूष पैराडाई बेटा, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मेटल तो बेटा मेटल की क्वालिटी इंप्रूव करनी है। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मेटल बाय रिमूविंग रिमेनिंग इम्प्योरिटीज। बची हुई इम्प्योरिटीज को निकलवा के यहाँ से उस मेटल की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए, वैसे तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, रिफाइनिंग के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन मेथड यूज होता है ना, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड, उस मेथड का नाम है बेटा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। बिजली की हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मेटल की क्वालिटी इंप्रूव करना, रिफाइन करना। तो देखिए ये क्वेश्चन है ना, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है, ये ध्यान देना बस। देखिए इसमें एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लेते हैं। ये जो टैंक है ये इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है, यानी कि जिस टैंक में हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। अब इसमें एक कैथोड बनाएंगे आप और एक एनोड बनाएंगे। कैथोड पतला, एनोड मोटा। तो ये जो है आपका इम्प्योर एनोड, थिक, जिस पे कि एनायन आएंगे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आएंगे और इस पे पॉजिटिव चार्ज। उसका उल्टा प्योर कैथोड, थिन, नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, अच्छा इन सबको इलेक्ट्रिसिटी से आप कनेक्ट करोगे। कर दिया कनेक्ट वायर की हेल्प से। इसमें आप फिल करोगे इलेक्ट्रोलाइट। इसमें इलेक्ट्रोलाइट फिल करोगे आप। अब सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है। इलेक्ट्रोलाइट बेटा ऐसा सॉल्यूशन होता है, और किस चीज़ का सॉल्यूशन? कोई भी सॉल्ट होता है एक्वस फॉर्म में, घुला हुआ या मोल्टन स्टेट में कह लो आप। इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो जाए, जो आयंस में डिसोशिएटेड हो, टूटा हुआ हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अच्छा इम्प्योर को आपने एनोड को आपने इतना मोटा क्यों लिया, थिक क्यों लिया? आपने देखा होगा, आप कोई काम करने बैठते हैं, मान लिया होमवर्क करने बैठे हैं, तो सारा बैग एक साथ लेके बैठते हैं ना, या फिर यूं करते हैं, अभी दौड़ के जा रहे हैं आप, कहीं से हिंदी की कॉपी ला रहे हैं, फिर दौड़ के जा रही हो तो फिर आप दौड़ने में ही लगे रहोगे। ठीक है, एक साथ अपना सारा काम लेके बैठते हैं ताकि थोड़ी देर तक कंटिन्यू हम अपना काम कर सके, हमारी कंसंट्रेशन खराब ना हो। यहाँ देखिए ये इम्प्योर है, इसको आपने प्योर करना है। प्योर करना है तो अगर आपने पतली सी रोड लगाई तो थोड़ी देर में घिस जाएगी, फिर आप दोबारा रोड चेंज करोगे, सारा प्रोसेस रोक के। इससे बढ़िया एक थिक रोड लगा दी, क्योंकि ये तो धीरे धीरे खत्म होगी, घिसेगी तो आप इसको मतलब बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परेशान नहीं होगे। दूसरी तरफ कैथोड जो है उस पे आके चीजें डिपॉजिट होंगी, तो वो तो कितना भी पतला लगा दो, अब क्या फर्क पड़ता है, वो तो अब थोड़ी देर में थिक हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसको थिक क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये घिसने वाला है, ताकि हमें बार बार रोड चेंज करने की जरूरत ना पड़े। इसको थिन क्यों लगाए? क्योंकि ये तो अभी थोड़ी देर में थिक हो ही जाएगा। ठीक है, इसलिए। अब देखिए, मान लिया हम यहाँ किसी मेटल को जिसका नाम M है उसको प्योर कर रहे हैं, तो इम्प्योर मेटल M की रोड ये लगाओगे, प्योर मेटल M की रोड ये लगाओगे, और मेटल M का साल्ट सॉल्यूशन जो कि इलेक्ट्रोलाइट है इसमें फिल कर दोगे। और मान लो ये मेटल M कॉपर है। ठीक है, तब आप क्या करोगे? देखिए मैं इसके छोटे छोटे और डायग्राम बना देती हूँ। ये इम्प्योर रोड है कॉपर की, ये प्योर रोड है कॉपर की। ऊपर आप समझ जाना, सारा बिजली वाला सिस्टम सेम है। यहाँ कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दी।
तो देखिए कॉपर सल्फेट ऑलरेडी Cu2 पॉजिटिव और SO4-2 में टूटा हुआ है। और एक चीज और, जब हम यूं लिखते हैं ना Cu, तो इसका मतलब वो मेटल है, और जब हम यूं लिखते हैं Cu2 पॉजिटिव, इसका मतलब वो आयंस में है, वो मूविंग है, वो सॉल्यूशन है। ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, तो अब सबसे पहले क्या हुआ, ये ऑलरेडी आयंस में डिसोशिएटेड है, तब ये क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, इस पे नेगेटिव, तो ये अपने आप ही मूव कर जाएंगे। आपने कुछ नहीं किया, ये अपने आप ही मूव कर गए, सल्फेट इसकी तरफ और कॉपर इसकी तरफ। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास अभी ये रोड है, इसकी तरफ चला गया सल्फेट, ये रोड है, इसकी तरफ चला गया कॉपर 2 पॉजिटिव। हमारे पास अब ये सिचुएशन है, ये शुरू में लिया, ये मूव कर गया। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, कैथोड पर क्या है, कॉपर मेटल है और कॉपर के आयन है, तो रिएक्शन क्या होगी, आप सोचिए कैथोड में यूं और यूं है दोनों चीजें, इनके बीच में क्या रिएक्शन होगी, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर ये लूज कर भी देगा तो ऐसे चेंज हो जाएंगे, बात तो वही रही ना। तो कैथोड से रिएक्शन शुरू नहीं होती है, क्योंकि कैथोड पर रिएक्शन शुरू करने के लिए कुछ है ही नहीं, रिएक्शन एनोड से शुरू होगी। तो देखिए अब एनोड पे क्या होगा, एनोड पे जो रिएक्शन होगी, तो बेटा देखिए फिर एनोड पे रिएक्शन क्या हुई, एनोड पे रिएक्शन कॉपर मेटल है और साथ ही सल्फेट आयन पहुंच गए हैं उसके ऊपर। अब देखिए यहाँ कॉपर है, उसने अभी इलेक्ट्रॉन यूज नहीं कर रखे और सल्फेट ने ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए ना। तो देखिए ये बनेगा CuSO4, साथ ही 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, यानी कि कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Cu2 पॉजिटिव बन गया और सल्फेट के साथ जुड़ गया। तो इस तरह से अब देखिए सल्फेट का हमारे पास कोई यूज नहीं है। क्यों यूज नहीं है, क्योंकि हम रिएक्शन में चाहें तो किसी भी मोलिकुलर रिएक्शन को आयोनिक फॉर्म में लिख सकते हैं, जिन आयंस की हमें जरूरत नहीं होती, या मैं यूं कहूं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती, हम उनको हटा भी सकते हैं। तो देखिए इसी रिएक्शन को हम सेम टू सेम ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है इन दोनों में। देखिए मतलब यहां समझाने से क्या है कि ये जो मेटल है कॉपर, वो लिक्विड की फॉर्म में नीचे आ गई है, यानी कि यहां से थोड़ा सा कम हो गया है, कुछ कट के पोर्शन नीचे आ गया, ये मतलब है आपको समझाने का। अच्छा आ गए, तो इसको बना के दिखाते हैं एक बार। तो देखिए अब आपके पास क्या है, ये जो रोड थी ना, ये थोड़ी सी कट गई है, यहां से देखो कम हो गई, ठीक है। ये जो रोड है ये एज इट इज है, इस पे अभी कुछ नहीं हुआ। तो आपके पास सॉल्यूशन में क्या क्या है, हमारे पास सॉल्यूशन पे ये है Cu2 पॉजिटिव, ये तो पहले वाला ही है जो शुरू से था। अब यहां से क्या आया है, यहां से देखिए सल्फेट गया था इसके साथ रिएक्शन करके, वापस सल्फेट भी आया है। देखिए Cu2 पॉजिटिव, सल्फेट नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 चीजें लेके वापस आया है। सल्फेट गया था इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, 3 चीजें लेकर लौटा है। तो देखिए Cu2 पॉजिटिव, सल्फेट 2 नेगेटिव और 2 इलेक्ट्रॉन, इतनी चीजें अब हमारे सॉल्यूशन में हो गई हैं। अब तक क्या हुआ है, सिर्फ ये कोना कटा है, यानी कि ये रोड थोड़ी सी घिस गई है और इसमें से 3 चीजें नीचे आ गई। अब देखो नीचे आई चीजों में क्या हुआ, इसको तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही चाहिए थे ना डिपॉजिट होने के लिए। तो अगले स्टेप में क्या हुआ, ये वो कटी हुई रोड जो एनोड थी, ये आपका कैथोड जो एज इट इज जो शुरू से जैसा लिया था वैसा, ये Cu2 पॉजिटिव, ये सल्फेट 2 नेगेटिव, और ये कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करके इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया। तो देखिए ये रोड तो थिक हो गई, यहां से बढ़ गई ना, और ये कट गई, और देखिए वहीं पहुंच गया आप जहां से स्टार्टिंग की थी। स्टार्टिंग में आपके पास कॉपर सल्फेट ही तो था, ये रहा कॉपर सल्फेट। अब फिर से ये स्टेप, ये सल्फेट फिर इधर गया, Cu2 पॉजिटिव इधर गया, ये रिपीट होने लग गया ना ऊपर वाला पोर्शन, सल्फेट इधर गया, कॉपर 2 पॉजिटिव इधर। फिर क्या हो गया, फिर से आपके पास ये रोड थोड़ी सी और घिस के और सॉल्यूशन में ऐसे 4 चीजें बन गई, फिर ये गेन करके डिपॉजिट हो गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ, देखिए यहां से कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Cu2 पॉजिटिव बन के नीचे आ रहा है, और यहां से Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऊपर बढ़ रहा है ऐसे। तो धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा, ये रोड थिक होती जाएगी, ये घिसता जाएगा, ये कम होती जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने इसमें कई सारे डायग्राम बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा अब इसमें बीच बीच में जो गंदगी थी, जो इम्प्योरिटीज थी, जो भी चीजें थी, वो इस टैंक में नीचे गिरती जाएंगी। यहाँ तो सिर्फ आयंस ही तो जा रहे हैं,
गंदगी यहाँ गिर जाएगी और उन गंदगी का नाम लेंगे हम एनोड मड। तो जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो एनोड मड के तौर पे टैंक में रह जाएगी। इस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड से हमारा प्योर हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और करा देते हैं, लिक्वेशन क्या होता है। लिक्वेशन आता है बेटा जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो है ना, लेड और टिन जैसी मेटल्स, उनके लिए क्या करते हैं हम, एक स्लोपिंग हर्थ लेते हैं। स्लोपिंग हर्थ का मतलब ऐसी भट्टी जिसपे यूं टेढ़ा सा है, स्लोप बना हुआ है, और स्लोप है ना थोड़ा सा ऐसे पैटर्न टाइप में बना हुआ है, जिगजैग टाइप में। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे हम और रखते हैं। अब यूं मत करना मैडम इधर गिर जाएगा उधर गिर जाएगा, इतनी तो कॉमन सेंस है कि वो फिर गिरने भी नहीं देंगे ना, उसकी बनावट ऐसी होती है, तो सिर्फ प्रिंसिपल समझाते हैं। अच्छा, इसका टेम्परेचर बढ़ता है स्लोपिंग हर्थ। स्लोपिंग मतलब स्लोप बनी हुई भट्टी। स्लोपिंग हर्थ यहाँ पे लेड टिन लाइक मेटल रखते हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेटल, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट लो है, वो पिघल के नीचे आ जाएंगी। अब यहाँ से जब पिघलेगी तो लिक्विड नीचे आ जाए, क्योंकि जिगजैग पैटर्न बना हुआ है, तो सॉलिड पार्टिकल जो भी होगा यानी कि इम्प्योरिटी जो होगी वो इस जिगजैग पैटर्न में अटक जाएगी, वो थोड़ी नीचे बह के आ पाएगी। ठीक है, यहाँ हम कंटेनर लगा देते हैं जिसमें ये आके इकट्ठा हो जाएगा। तो लेड और टिन लाइक मेटल हमारी इसमें इकट्ठी हो जाती है। बेटा लिक्वेशन के बाद आता है वैन आर्कल मेथड। वैन आर्कल मेथड ये बेटा टाइटेनियम के लिए होता है। अच्छा, इसके लिए एक चीज समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने क्रिस्टलाइजेशन मेथड पढ़ा है। क्रिस्टलाइजेशन, आप शुगर वगैरह को साफ करते थे उस मेथड से। तो देखिए क्या करते थे, उसमें शुगर में पानी डाला, मिक्स किया और उसको इतना हीट किया कि वो पानी उड़ जाए और शुगर साफ हो जाती थी। सोचिए, पानी डाला, पानी उड़ाया, शुगर क्यों साफ हो गई? बेटा उसमें जो इम्प्योरिटीज थी वो वाटर के साथ इवेपोरेट हो गई। तो देखिए उसी चीज को डाल के उसी चीज को हटा के भी किसी चीज को साफ किया जा सकता है। तो वैन आर्कल मेथड टाइटेनियम के लिए यूज करते हैं। इसको शुरू में ना आयोडीन के साथ ट्रीट करके टाइटेनियम आयोडाइड बनाते हैं और फिर उसको स्ट्रांगली हीट करके उस आयोडीन को वहां से रिमूव कर दिया जाता है। ये टाइटेनियम इम्प्योर था, स्ट्रेटेजिक मेटल है, याद रखना। ठीक है, टैंक वगैरह बनाने के काम आती है। और 2I2 आयोडीन यहाँ से निकल जाता है। अच्छा, ये वैन आर्कल और ये जो मेथड मैं करा रही हूँ ना, ये NTSC लेवल पे ही काम आते हैं बेटा, आपके नॉर्मल सेक्शंस में अभी आपको इनकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है मोन्स मेथड। ये जो दो मेथड हैं इनकी नॉर्मल तो छोटे थे इसलिए मैंने करा दिए, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आध चीजें सीखोगे तो। ठीक है, मोन्स मेथड सेम एज इट इज है। निकल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, सेम एज इट इज, जैसे अभी ऊपर वाला मेथड देखा ना आपने, उसी तरह से, मतलब वही कार्बन मोनोऑक्साइड शुरू में जोड़ते हैं निकल के साथ। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और फिर उसको यहां से हटा देते हैं। यहां निकल इम्प्योर था, यहां निकल प्योर हो जाता है। और उसके बाद बारी आती है डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन होता क्या है, आपने 9th में पढ़ा होगा, दो कंटेनर रखते हैं, एक इधर एक इधर। इसमें जो भी चीज़ आप डाल रहे हो उसको हीट करते हैं, यहाँ से वेपर बना के टेस्ट ट्यूब के थ्रू आगे जाता है, आगे जाके इसके नीचे बर्फ रखता है, कंडेंस होकर यहाँ ड्रॉप इकट्ठा हो जाता है, यानी कि उसी को वेपर में कन्वर्ट किया, उसी को कूल कर लिया। तो इस तरह से इम्प्योरिटीज यहीं रह जाएगी। ये मेथड है डिस्टिलेशन। ये मेथड किसके लिए यूज किया जाता है, देखिए जिंक, कैडमियम, मरकरी, इन जैसी मेटल्स के लिए जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, ताकि वो जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, उनको डिस्टिलेशन से प्योर किया जा सकता है। ठीक है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो है। उसके बाद बारी आती है जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग में क्या करते हैं बेटा, जो सेमी मेटल्स हैं, सेमी मेटल्स जैसे जर्मेनियम, बोरोन, सिलिकॉन, गैलियम, इंडियम भी इसी में आ जाता है। ठीक है, इनको इससे प्योर किया जा सकता है। कैसे, इसमें ना यूं बार शेप में रखते हैं मेटल्स, यानी कि कंटेनर में बार शेप में, इस सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर मेटल, ये जो सेमी मेटल्स हैं उनको फिल कर दिया। अब इनके नीचे एक बेटा मूविंग हीटर लगाती है, यानी कि जिनको आगे पीछे सरका सकें। तो यहां तक हीटर लगा के मान लिया ये पोर्शन आपने हीट कर लिया। अब इसमें मेटल और इम्प्योरिटीज दोनों हैं। अब सॉलिड स्टेट में तो वो इम्प्योरिटीज ज्यादा सोल्यूबल थी। क्यों थी?
मान लिया सॉलिड में पूरे में बीच बीच में फिक्स है वो, और जैसे ही मेटल मेटल पिघली तो आपकी इम्प्योरिटीज सॉलिड स्टेट में रह गई, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट अलग था, तभी तो हमने उनको हीट किया है। ठीक है, मेटल आपकी जो डिजायर्ड आपकी जो सेमी मेटल्स थी वो मेल्ट हो गई, इम्प्योरिटीज रह गई। अब इसको आगे किया, अब आप देखोगे इसमें क्या होगा कि इम्प्योरिटीज नीचे गिरेंगी या नहीं। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज नीचे नीचे आ गई, ऊपर ऊपर आप इस सेमी मेटल रह गई। अब इसको हीटर को आगे मूव करो, ऐसे ऐसे पोर्शन बना बना के हीट कर लो, और फिर जब आप टेढ़ा करोगे तो नीचे नीचे इसमें इम्प्योरिटीज रह जाएगी, एक कोने में इकट्ठी हो जाएगी, और ऊपर ऊपर से आपकी सेमी मेटल सेपरेट हो जाएगी। तो बेटा ये आपके छोटे छोटे मेथड्स थे, इसलिए मैंने करा दिए। कल मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस कराऊंगी। एक ब्लास्ट फर्नेस जो कि आयरन के लिए होता है, ब्लास्ट फर्नेस, एक कॉपर के लिए बेसेमर कन्वर्टर, और तीसरा आता है लाइट गई पीयूष अच्छा बेसेमर कन्वर्टर, और तीसरा आता है हेल-होरल्ट प्रोसेस एल्यूमिनियम के लिए। ये कॉपर के लिए, ये एल्यूमिनियम के लिए, और ये आयरन के लिए। तो बेटा ये जो तीनों प्रोसेस हैं कल कराऊंगी, और जितने भी संडे था वैसे मैं वीडियो सेंड नहीं करती, लेकिन क्योंकि 11 को आपका माइनर है और रिवीजन आप खुद करोगे। ठीक है, रिवीजन आप खुद करोगे, जितने आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो वो सारे खुद कर लेना। मैं सिर्फ ये 3 टॉपिक कराऊंगी आपको कल। चलिए आज की वीडियो में इतना ही।